स्टोरी का पूरा आनंद लेने के लिए स्टोरी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। कहानी के एक भी पार्ट को आप मिस नहीं कर पाएंगे। कहानी इतनी प्यारी है। कल की कहानी पर आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए और मेरे बेटी के लिए आप सभी की विशेष देखकर मन भर आया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आगे आने वाले सभी पार्टों पर आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे और कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भरते रहेंगे, ताकि मुझे भी अगला पार्ट बनाने का हौसला मिल सके। रूम में प्रांस गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी अचानक से उसके कानों में चूड़ियों की खनक की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कभी चूड़ियाँ खड़कने की आवाज़ तो कभी पायल बजने की आवाज़। ऊपर से तेज़ लाइट उसकी आंखों में लग रही थी। उसने गुस्से से लाल होते हुए अपनी आंखें खोली तो आंखें सीधा पंखुड़ी पर गई, जो आईने के सामने खड़ी कंधे से अपने बालों की अड़चनें निकाल रही थी। इसलिए उसकी चूड़ियों की खनक प्रांस के कानों में आकर उसकी नींद डिस्टर्ब कर रही थी। प्रांस ने हैरानी से सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहां पर सिर्फ सुबह के 3:30 बजे थे। वो वापस गुस्से से पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, तुम पागल हो या तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं? रात को 3 बजे ये अपने बाल चुड़ैलों की तरह क्यों खोल रखे हैं तुमने? अगर नींद नहीं आती है तो दफ़ा हो जाओ इस रूम से, लेकिन दूसरों की नींद डिस्टर्ब करने का क्या मतलब बनता है? उसका गुस्सा देखकर पंखुड़ी के हाथ वहीं पर रुक गए और उसने पलटकर हैरानी से प्रांस की तरफ देखा। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी वजह से प्रांस की नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सब कुछ धीरे धीरे कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से था। तो प्रांस की नींद खुली गई। पंखुड़ी किसी बकरे की तरह मिमियाते हुए बोली, वो मैं सरगी के लिए तैयार हो रही थी। वो आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। प्रांस गुस्से से बोला, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर सोना है तो चुपचाप जाकर सो जाओ, और अगर ये सारी हरकतें करनी है तो रूम से बाहर जाकर करो। पंखुड़ी जल्दी से बोली, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं जी? मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। अगर आप कल वाली बात पर नाराज़ हैं तो माफ़ कर दीजिए ना। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। आपसे पूछे बिना कहीं नहीं जाऊँगी। प्रांस ने आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और बोला, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो तुम, पर अब तुम बेशक से कुछ भी कहो, आई डोंट केयर। मैंने कहा ना तुमसे, अब तुम्हें जो करना है तुम करो, जहाँ जाना है जाओ, आई डोंट केयर। अब चुपचाप रूम से बाहर जाओ वरना। पंखुड़ी बस मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखती रह गई और प्रांस ने साइड में लगे हुए बटन ऑफ करके रूम की लाइट ऑफ कर दी। पंखुड़ी वहां पर खड़ी होकर करती भी क्या, वो वैसे भी तैयार तो हो ही चुकी थी, बस बाल बनाने बाकी थे। अब वो बिना बाल बनाए ही अपने सिर पर दुपट्टा लिए रूम से बाहर निकली और सीधा डाइनिंग एरिया में आ गई। उसका चेहरा उतरा हुआ देखकर सृष्टि, जो एक्साइटेड होकर उसका इंतजार कर रही थी, उसने गुस्से से प्रलय की तरफ देखा। प्रलय तुरंत अपने कंधे उचकाकर बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, उम्मीद मत रखो। सृष्टि गुस्से से बोली, पहले मुझे लग रहा था कि पंखुड़ी को उसके मायके भेजकर मैंने गलती की, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने उसे मायके से वापस लाकर गलती की है। अगर 4-5 दिन पंखुड़ी अपने मायके रह जाती तो अक्ल आ जाती आपके बेटे को, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी जिसे अक्ल आ जाए वो भला प्रांस राणा कैसे हो सकता है? इसे तो अब मैं बताऊंगी। ये बोलते हुए वो गुस्से से मुंह बना रही थी, लेकिन प्रलय भी जानता था कि वो मुंह बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। पंखुड़ी ने आगे आकर उन दोनों के पैर छुए तो प्रलय तुरंत पीछे की तरफ हट गया। यहाँ वो हर पल जवान रहने की कोशिश करता है और उसकी बहू उसे बूढ़ा बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। सृष्टि ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और उसे आगे की तरफ लाकर बोली, तुम यहाँ बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से सरगी खिलाऊंगी और तुम्हारे हाथों पर खूबसूरत सी मेहंदी भी लगाऊंगी। देखना, आज करवा चौथ पर तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी कि जो वकड़ू घोड़ा तुम्हारे रूम में बैठा है ना, एकदम खरगोश बनकर तुम्हारे आसपास फुदकता फिरेगा। पंखुड़ी चुपचाप उसकी बात सुन रही थी, लेकिन उसकी बात सुनते हुए उसकी इमेजिनेशन में कोई घोड़ा या फिर कोई खरगोश नहीं बल्कि शेर आ रहा था, जो अपने शिकार को कच्चा खा रहा था।
उसे गहरी सोच में देखकर सृष्टि ने जैसे ही उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, पंखुड़ी एकदम जोर से चिल्लाई, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। उसकी बात पर सृष्टि और रागिनी ने उसकी तरफ देखा। पंखुड़ी अब खुद चौंकते हुए उन दोनों की तरफ देख रही थी। वो शेर जो उसकी इमेजिनेशन में था वो कोई और नहीं प्रांस था, और वो शिकार जिसका प्रांस शिकार कर रहा था वो कोई और नहीं, वो खुद पंखुड़ी थी। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? पंखुड़ी धीमे से बोली, अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं आगे चलकर क्या ही होगा। सृष्टि ने सामने खड़ी लड़कियों की तरफ देखा और बोली, तुम जल्दी से पंखुड़ी की मेहंदी लगा दो, तब तक मैं पंखुड़ी को अपने हाथों से सरगी खिलाती हूँ। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी के सामने बैठ गई और उसके लिए प्लेट में खीर, मालपुए, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट सब सजाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला बनाया, उसी वक्त सीढ़ियों में कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे जैसे कदमों की आहट तेज होती जा रही थी, पंखुड़ी की धड़कन भी तेजी से बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरते हुए कोई और नहीं प्रांस खुद आ रहा था। और नीचे आकर अब वो बिल्कुल पंखुड़ी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया तो पंखुड़ी की तेज होती धड़कनें बिल्कुल रुक सी गईं। सृष्टि उसके होठों के सामने निवाला लेकर बैठी थी, लेकिन पंखुड़ी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने होठों को खोलने की। वहीं प्रांस की गहरी नज़रें उस पर और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। उसने अपने खुद के लिए बाउल में खीर डाली और मज़े से खाने लगा। हर कोई उसे देखकर हैरान था, लेकिन प्रांस की नज़रें सिर्फ पंखुड़ी पर थी और पंखुड़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि अब उसे करना क्या है। हर किसी की नज़रें प्रांस पर ठहरी हुई थीं। उसकी उंगलियां टेबल पर थिरक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों ही आंखों में पंखुड़ी को कोई चेतावनी दे रहा, और पंखुड़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अब प्रांस के दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्या चाहता है और उसे करना क्या है। उसने अपने सामने रखी हुई प्लेट को देखा जिस पर प्रांस की नज़रें थी। अगले ही पल उसने सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, तुम भी करवा चौथ का व्रत रखने वाले हो क्या? प्रांस बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, सॉरी मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा, दोबारा कहिए ना। उसकी बात पर सृष्टि ने अपना मुंह बनाया। प्रलय की हंसी छूट गई, लेकिन जल्दी उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगा। एक तरफ उसकी यूनिवर्स थी जिसके बारे में अगर कोई कुछ कहता तो वो सच में उसकी जान ले सकता था, लेकिन अपने प्रांसु बच्चे पर कभी कभी उसे प्यार भी आता था, क्योंकि उसकी यूनिवर्स की ज़ुबान वो बंद नहीं कर सकता था। उसकी ज़ुबान उसका प्रांसु बेबी बहुत अच्छी तरह से बंद करता था। प्रांस गहरी नज़रों से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, कुछ कह रही थी आप, बताइए ना क्या कह रही थी। उसकी बात पर सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, कुछ भी नहीं, पंखुड़ी को मेहंदी लग रही है और मैं उसे खाना खिला रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? प्रांस बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्योंकि ये मेरा घर है। अगर आपको मेरा बैठना यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा तो बता दीजिए, मैं अपना सामान भी पैक नहीं करूँगा और आपको मुझसे सवाल जवाब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सृष्टि ने अब अपना ही माथा पीट लिया। उन दोनों के बीच बहस और बढ़ती उससे पहले ही पंखुड़ी जल्दी से बोली, सासू माँ, मेरे हाथों पर मेहंदी तो लग गई है, और मेहंदी लगाकर क्या करूँगी? मेरा मतलब है हाथों पर ही तो मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, पैरों पैरों पर मुझे मेहंदी नहीं लगवानी। ये बोलते हुए वो उन लड़कियों की तरफ देख रही थी जो अब उसके पैरों को पकड़कर बैठ गई थी। सृष्टि जल्दी से बोली, लेकिन ये तुम्हारा पहला करवा चौथ का व्रत है, तुम पैरों पर मेहंदी नहीं लगवाओगी क्या? पंखुड़ी ने उसका सवाल सुनकर प्रांस की तरफ देखा, जिसकी नज़रें पंखुड़ी पर और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। अगले ही पल उसने अपना चेहरा वापस सृष्टि की तरफ घुमाया और बोली, मैंने आपको बताया नहीं सासू माँ, लेकिन मुझे पैरों पर मेहंदी लगवाने से एलर्जी है। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यह कौन सी एलर्जी हुई जो हाथों पर नहीं होती, पैरों पर होती है? वो जल्दी से बोली, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पंखुड़ी हंसी और बोली, मैं कहाँ डरती हूँ, आप जानती नहीं है मुझे सासू माँ, मैं तो किसी से भी नहीं डरती। अगर मेरे सामने भूत भी आकर खड़ा हो जाए तो कसम से मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगता। मैं तो भूत से भी दो दो हाथ कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे हाथों पर मेहंदी लगी है तो क्यों आप भूतों से दो दो हाथ करवाने पर तुली हुई हैं? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए ना। उसकी वो बात सुनकर सृष्टि को हैरानी भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। उसके प्रांसु बेबी ने पंखुड़ी का क्या हाल कर रखा था। बेचारी अपनी बात भी 100 की स्पीड से बोलती थी।
आधे से ज़्यादा तो अब समझ में भी नहीं आती थी। सृष्टि उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, ठीक है मेहंदी मत लगाओ, लेकिन सरगी वो तो फिनिश करो, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं खाया। पंखुड़ी ने अब वापस अपनी नज़र घुमाकर प्रांस की तरफ देखा, जिसने अब अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधते हुए अपने सिर से लगाया और मुस्कुराते हुए पंखुड़ी को देखने लगा। उसकी वो मुस्कुराहट इतनी ज़्यादा जानलेवा थी कि पंखुड़ी उसके सामने बैठकर तो निवाला खाने से रही। वो जल्दी से बोली, मैंने आपको ये भी नहीं बताया सासू माँ कि मुझे सुबह सुबह खाने से प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा मतलब है खाली पेट ज़्यादा खाना खाने से मुझे गैस की प्रॉब्लम होती है। उसकी बात पर अब सृष्टि ने अजीब सा मुँह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। पंखुड़ी बड़ी बेचारगी से बोली, सासू माँ। उसके यूं बोलने पर प्रांस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन साहब का एटीट्यूड और उसका पंखुड़ी को देखने का लहजा अभी भी बिल्कुल सेम था। बाकी सब तो वहाँ पर खड़े हुए मुंह दबाए हंस रहे थे और पंखुड़ी और प्रांस के पूरे मज़े ले रहे थे। प्रलय चेयर पर बैठते हुए बोला, मैं तो अच्छे से सरगी खाने वाला हूँ, अपनी बीबी के लिए व्रत रखूँगा, अकेला दुनिया में जीकर क्या करूँगा, बीबी को भी तो लंबी उम्र चाहिए ना, है ना प्रांस। ये बोलते हुए उसने प्रांस की तरफ देखा। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जैसी आपकी मर्जी मिस्टर प्रलय राणा, आजकल मेरी मर्जी इस घर में चलती कहाँ है। मुझसे इजाज़त लिए बिना लोग कहीं भी जाते हैं, मैं आपको क्या ही सलाह दूँ। मैं तो इन सब चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ। ये बोलकर वो एक बार फिर से मुस्कुराया। पंखुड़ी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे मुझे बस आधा गिलास पानी पिला दीजिए, इतना काफ़ी है मेरे लिए सासू माँ, बाकी मैं ब्रेड टूटने पर ही खाऊंगी। उसकी बात पर सृष्टि को अब उस पर तरस आ रहा था। कैसे नादान सी मासूम सी पंखुड़ी प्रांस के गुस्से का शिकार हो रही थी। उसने थोड़े सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी सरगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी अपनी जगह से उठी और बोली, ठीक है सासू माँ, अब पानी भी मत पिलाइए, मेरे हाथों की मेहंदी अब सूखने लगी है, मैं चलती हूँ अपने रूम में। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी तो सृष्टि ने जल्दी से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और पानी का गिलास उसके होठों से लगाया। पानी पीते हुए पंखुड़ी की नज़रें प्रांस पर थी और उन नज़रों में बेहद शिकायतें साफ नज़र आ रही थी। अगले ही पल पंखुड़ी वहाँ से वापस अपने रूम में चली गई और बाकी सब लोग बस उसे जाते देखते रह गए। रागिनी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई पंखुड़ी की तरफ देखकर बोली, कितनी मासूम बच्ची है पंखुड़ी, पता नहीं मासूम लड़कियों को हमेशा गुस्सैल पति ही क्यों मिलता है। ये बोलते हुए उसने प्रांस की तरफ देखा तो प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ कहूँगा तो बुरा लगेगा आपको, इसलिए रहने देता हूँ। पर प्रांस राणा हर बार चुप नहीं रहता। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और अपने रूम में जाने लगा। सृष्टि को उसकी इस हरकत पर अब और भी ज़्यादा गुस्सा आया। वो तुरंत प्रांस के सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोली, पहले मेरी बात सुनो, फिर जाना तुम्हें जहाँ भी जाना है। तुम कैसे इंसान हो प्रांस, पहले तुम इतने पत्थर दिल तो नहीं थे। माना तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत ईगो भी है, तुम सामने वाले को कुछ समझते नहीं। लेकिन पंखुड़ी तो तुम्हारी बीबी है ना, कम से कम तुम्हें उसे तो वैल्यू देनी चाहिए। कल रात तुम उसे उसके मायके नहीं लेने गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे तुम्हारी इजाज़त के बिना उसके मायके भेजा। प्रांस मुस्कुराया और बोला, आप सवाल पूछ रही हैं या मुझे खुद बता रही हैं कि कल क्या हुआ। सृष्टि गुस्से से बोली, तुमसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, जानती हूँ मैं, इसलिए बहस करूँगी भी नहीं। पर मेरी एक बात सुन लो प्रांस, पंखुड़ी का दिल मत दुखाओ, वो बेचारी बहुत मासूम है और प्यार करने लगी है तुमसे। जब कल तुम उसे लेने नहीं गए थे ना, तो बेचारी का हाल देखने लायक था। तुम्हारे लिए रो रही थी वो, क्यों तड़पा रहे हो उसे, बीबी है वो तुम्हारी। ऐसे अच्छा लगता है क्या अपनी बीबी को तड़पाना। प्रांस ने अपना चेहरा घुमाकर प्रलय की तरफ देखा और बोला, आपकी बीबी कोई सवाल कर रही है मिस्टर प्रलय राणा, ज़रा आप जवाब देंगे क्या। एक्चुअली मुझे तो पति पत्नी वाले रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए मैं उनके सवालों का क्या ही जवाब दूँ। काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप उन्हें उनके सवालों के जवाब दे दे तो। सृष्टि ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। प्रलय बस चुपचाप प्रांस को देखे जा रहा था। प्रांस से ज़्यादा उसकी नज़रें सृष्टि पर थी। ये जानते हुए भी कि प्रांस इस वक्त गुस्से में है, सृष्टि को उससे इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए थी। प्रलय प्रांस को बहुत अच्छी तरह से समझता था और जानता था कि गुस्से में उसे कुछ भी नहीं समझाया जा सकता है।
लेकिन प्यार से बेशक से कोई उसकी जान भी मांग ले तो वो हंसकर दे सकता है, इसलिए आज तक कभी प्रलय उसे गुस्से से हैंडल नहीं करता था। सृष्टि एक गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ आज उसका व्रत तुड़वा देना। वो इंतज़ार करेगी तुम्हारा। रात को वैसे भी चाँद बहुत देरी से निकलता है, ऊपर से तुम भी देरी से आओगे तो बेचारी भूखी रह जाएगी। सोचो, अगर मैंने व्रत रखा हो और तुम्हारे डैड देरी से आए तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? एक बार पंखुड़ी की जगह मुझे सोच कर देखना, शायद तुम्हें समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ये बोलते हुए उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। फ्रांस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, रोया मत कीजिए, आप जानती हैं आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं मुझे। ये बोलकर उसने सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके माथे को हल्का सा चूम कर वहाँ से चला गया। सृष्टि गुस्से से बोली, बस इसकी इन्हीं हरकतों पर मुझे प्यार आता है, इस पर डिस्ट्रॉयर मैं क्या करूं? ये सच में मेरा ही बेटा है क्या? ये बोलते हुए वो मुंह बना रही थी और प्रलय को अब सृष्टि पर हंसी आ रही थी। रागिनी और कुसुम जी भी हंस रही थी। राणा मेंशन में एक से बढ़कर एक नमूने थे। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी रूम में वापस गई थी और जाकर चुपचाप सोफे पर लेट गई थी, लेकिन उसने अपने हाथों में चूड़ियाँ अभी भी पहनी हुई थी। अब वो करवा चौथ के व्रत वाले दिन अपनी कलाइयों को सूनी कैसे रख सकती थी? प्रिंस ने अंदर आते ही एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर सीधा बालकनी की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी ने जब उसे बिस्तर पर लेटे हुए महसूस नहीं किया तो धीमे से अपनी आंखें खोली और बालकनी की तरफ देखने लगी। प्रिंस को सिगरेट पीते हुए देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसकी क्या मजाल जो वो प्रिंस को सिगरेट पीने से रोक दे। लेकिन वो चुप भी नहीं रह सकती थी, इसलिए प्रिंस की तरफ देखते हुए बोली, सुनिए। उसका सुनिए सुनकर प्रिंस ने उसे और भी ज़्यादा तिरछी नज़रों से देखा। पंखुड़ी अगले ही पल मासूमियत से बोली, वो मैं पूछ रही थी कि अब आप सोएंगे क्या? प्रिंस ने उसका सवाल सुनने के बाद ना ही उसे कोई जवाब दिया और ना ही उस पर से अपनी नज़रें हटाई। उसकी वो खा जाने वाली नज़रों को देखकर पंखुड़ी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आंखों पर अपनी कलाई रख ली। जैसे ही उसने अपने हाथ को हिलाया, चूड़ियों की खनक पूरे कमरे में घुस गई और फ्रांस की भौहें तन गई। तकरीबन 2 सिगरेट लगातार पीने के बाद वो बिस्तर पर आया और आकर चुपचाप लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, पंखुड़ी की चूड़ियों की खनक एक बार फिर से उसके कानों में सुनाई दी और उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया। उसके दिमाग में सृष्टि की कही हुई बातें चल रही थी और वो अब पंखुड़ी को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। फिलहाल अभी के लिए तो नहीं, लेकिन अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक बार फिर से पंखुड़ी की चूड़ियों की खनक उसके कानों में सुनाई दी, और इस बार बहुत ज़्यादा ज़ोर से, क्योंकि उसने अपने दोनों कलाइयों को एक साथ हिलाया था और साथ ही साथ पैरों को भी। पैरों में पहनी हुई भारी भारी चांदी की पायल में लगे हुए घुंघरू जब एक साथ हिले तो उनके शोर से ऐसा लगा जैसे वहाँ पर म्यूजिक बज रहा हो। फ्रांस, जो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अब किसी गुस्से के ज्वालामुखी की तरफ फूटा और अगले ही पल लाइट ऑन करते हुए वो सीधा पंखुड़ी के सिर पर आकर खड़ा हो गया। पंखुड़ी, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, जब उसे फ्रांस अपने आसपास महसूस हुआ तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। फ्रांस का चेहरा अपने चेहरे से कुछ ही दूरी पर देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो झट से सोफे पर से उठकर बैठी और बोली, क्या हुआ? कुछ गलती की क्या मैंने? अब आप मुझे गुस्से से क्यों घूर रहे हैं? अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अगले ही पल फ्रांस सोफे पर उसके करीब होकर बैठा और उसने पंखुड़ी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। पंखुड़ी को ऐसा लगा जैसे फ्रांस ने उसका हाथ अपने हाथ में नहीं पकड़ा, बल्कि उसका दिल भी अपने हाथ में पकड़ लिया और वे एकदम से कांपने लगे। फ्रांस गुस्से से बोला, उतारो। उतारो शब्द सुनकर ही पंखुड़ी के होश उड़ गए। वो जल्दी से बोली, लेकिन अब तो सुबह होने वाली है ना, तो अब मैं नाइटी क्यों पहनूं? मेरा मतलब है, अगर आप मुझे नाइटी में देखना चाहते हैं तो मैं पहन लूँगी, लेकिन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस गुस्से से बोला, मैंने कहा उतारो। उसे इतने गुस्से में देखकर पंखुड़ी ने झट से अपने कंधे पर का अपना दूसरा हाथ रखा और अपना पल्लू नीचे की तरफ सरका दिया। जैसे ही पंखुड़ी ने अपने कंधे पर रखा हुआ अपना पल्लू नीचे सरकाया, उसका सीना पूरी तरह से फ्रांस के सामने हो गया। उसे देखते हुए एक पल के लिए तो उसकी नज़रें उसके सीने पर ही ठहर गई। वो खुद उसके सीने पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पाया।
उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वहीं पंखुड़ी ने अब अपना हाथ अपने सीने पर रखा और बोली, सुनिए, अब आगे क्या करूं? मेरा मतलब है, मुझे नाइटी पहनने के लिए तो वॉशरूम में जाना होगा ना, तो मैं जाऊं क्या? उसकी बात पर प्रांस होश में आया और अगले ही पल उसने पंखुड़ी का हाथ कसकर पकड़ लिया। पंखुड़ी की दर्द से आह निकल गई। प्रांस उसके हाथ भी एकदम पत्थर जैसे थे, जरा सा लगे तो दर्द हो जाए, और पंखुड़ी जैसी मासूमियत, उसके दिल की उतनी ही ज़्यादा नाजुक वो अपने बदन की। प्रांस गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें अपनी साड़ी उतारने को नहीं बोला मैंने, अपनी ये चूड़ियाँ उतारने को बोल रहा हूँ। इन्हें उतारो, मुझे सोने में डिस्टर्बेंस हो रही है। सिर्फ 2 घंटे हैं मेरे पास सोने के लिए, अगर उनमें भी तुम्हारी ये चूड़ियों की खनक मुझे डिस्टर्ब करेंगी तो मैं सो नहीं पाऊँगा। तुम तो सारा दिन घर पर रहोगी, फ्री रहोगी, तुम्हें तो कोई काम करना नहीं है, लेकिन मुझे ऑफिस में काम करना होता है, इसलिए आइंदा रात को ये चूड़ियाँ पहनकर इस कमरे में छन छन करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पर पंखुड़ी हैरान हो उसकी तरफ देखने लगी। एक बार फिर से उसकी दर्द से सिसकी निकली, क्योंकि प्रांस ने ज़बरदस्ती उसके हाथों से वो चूड़ियाँ निकालने की कोशिश की थी। पंखुड़ी उसकी हर एक बात मान सकती थी, लेकिन ये बात वो बिल्कुल भी नहीं मान सकती थी, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे अपना हाथ पीछे खींचते हुए देख प्रांस का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो गया। वो तुरंत बोला, अपना हाथ आगे दो, मुझे ये चूड़ियाँ निकालनी हैं। पंखुड़ी जल्दी से बोली, सुनिए। प्रांस ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। पंखुड़ी झट से बोली, बस एक बात, मेरी बात सुन लीजिए। प्रांस ने अब अपनी आईब्रो को हल्का सा घुमाया। पंखुड़ी तुरंत बोले, आप बेशक से मेरी जान निकाल लीजिए, लेकिन ये चूड़ियाँ मत निकालिए, ये सुहाग की निशानी होती है और आज करवा चौथ का व्रत है। अगर आज आप ये चूड़ियाँ निकाल लेंगे तो बहुत अपशगुन होगा। मैं इन बातों को बहुत मानती हूँ, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, ये चूड़ियाँ मेरे हाथों से मत निकालिए ना। प्रांस गुस्से से बोला, अब तो ये चूड़ियाँ मैं निकाल कर ही रहूँगा, अब शगुन है ना, ये मैं भी देखता हूँ कितना बड़ा अब शगुन होता है। ये बोलकर उसने ज़बरदस्ती पंखुड़ी की कलाई से चूड़ियाँ निकालने की कोशिश की तो 2-3 चूड़ियाँ एक साथ छटक गई और जोर की आवाज़ आई। पंखुड़ी की दर्द से सिसकियाँ भी निकल गई। चूड़ियाँ टूटने की वजह से कांच उसकी कलाई पर लग गया और खून की बूंदें उसकी कलाई से रिसने लगी। अपनी कलाई पर टूटी हुई चूड़ियों को देखकर पंखुड़ी का रोना निकल गया। उसे कांच की वजह से जो दर्द हो रहा था वो तो हो रहा था, लेकिन ज़्यादा दर्द इस वजह से हो रहा था क्योंकि प्रांस ने उन चूड़ियों को तोड़ा, और चूड़ियों को करवा चौथ पर टूटना मतलब कोई ना कोई अपशगुन। उसने जोर से अपना हाथ मुक्के में बांधा और प्रांस के सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं प्रांस जी, आप बहुत बुरे हैं। ये बोलकर वो जल्दी से सोफे पर से उठी और रोते हुए बाहर की तरफ भाग गई। प्रांस का चेहरा एकदम सुन्न रह गया। वो गुस्से से बोला, क्या क्या ये लड़की मुझे मार कर गई है? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे सीने पर मारने की? और क्या क्या कहा इसने? मैं बुरा हूँ? अगर मैं बुरा हूँ तो जाए, जाकर किसी अच्छे के साथ रहे, मेरे साथ क्यों रह रही है? मेरे इस कमरे में क्या कर रही है? ये बोलकर वो भी सोफे से उठा और बाहर की तरफ भागा, लेकिन फिर दरवाजे पे आकर खुद को रोकते हुए बोला, मैं इसके पीछे क्यों जाऊं? ये होती कौन है कि मैं इसके पीछे पीछे जाऊं? जाती है जाए, बेशक से जहां मर्जी जाए, आई डोंट केयर। और रही बात इसके करवा चौथ के व्रत की, तो मॉम की बातें सुनकर सोच लिया था कि कोई बात नहीं, चलो व्रत तुड़वा दूंगा, लेकिन अब तो भूखी मरती है तो मर जाए, आई डोंट केयर। ये बोलकर वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अब उसे वो नींद कहाँ ही आने वाली थी जो पंखुड़ी उड़ाकर चली गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश ही करने लगा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ही वो बिस्तर से उठकर बालकनी की तरफ चला गया था। एक बार फिर से वो सिगरेट पीने लगा था, लेकिन जलती हुई सिगरेट ही उसने नीचे ज़मीन पर फेंकी और उसे पैरों से मसल कर बोला, इसके लिए मैं अपनी सिगरेट क्यों ख़राब कर रहा हूँ? मुझे नहीं पीनी कोई सिगरेट, मुझे सोना है। ये लड़की मेरा दिमाग ख़राब कर चुकी है। पता नहीं किस वक्त मैंने इससे शादी के लिए हाँ कहा था, अब मैं इसे अपने रूम में भी नहीं आने दूंगा। ये बोलकर उसने अंदर जाकर रूम को अंदर से लॉक कर लिया और वापस बिस्तर पर लेट गया। ना उसे नींद आ रही थी, ना ही उसे सिगरेट पीनी थी, ना उसे चैन पड़ रहा था और ना ही उसका गुस्सा कंट्रोल हो रहा था। वो अब बिस्तर से उठकर बैठ गया और अपने सामने एक वेब सीरीज़ लगा दी, जो कि एक एक्शन वेब सीरीज़ थी, और उसे देखते हुए अब उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी रोते रोते बाहर की तरफ आई
और आकर कॉरिडोर में खड़ी होकर रोने लगी। उसकी कलाइयों से खून अभी भी बह रहा था, लेकिन उसे उस खून की फिक्र नहीं थी। बस उसे गुस्सा फ्रांस पर आ रहा था और खुद पर भी कि उसने फ्रांस के सीने पर मारा क्यों। अब तो उसे कमरे में वापस जाने में भी डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि की सरगी खत्म हो गई थी और वो अपने रूम में सोने जा रही थी। तभी उसे कॉरिडोर की तरफ से किसी के सुबकने की आवाज़ सुनाई दी तो वो कॉरिडोर की तरफ आई। अगले ही पल उसकी नज़रें पंखुड़ी पर गई, जो अपनी आंखों को मसलते हुए बुरी तरह से रो रही थी। उसके हाथों की मेहंदी अब सूख चुकी थी, तो वो मेहंदी बिगड़ नहीं रही थी। उसे यूं रोते हुए देखकर सृष्टि का दिल बैठने लगा था। वो जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्या क्या हुआ पंखुड़ी? तुम ऐसे ऐसे रो क्यों रही हो बच्चा? तुम ठीक तो हो ना? कुछ कुछ कहा क्या फ्रांस ने तुमसे? क्या कहा मुझे बताओ। मैं डांटूंगी उसे, लेकिन तुम ऐसे रोना बंद करो बेटा। तुम ऐसे रो क्यों रही हो? पंखुड़ी ने रोते रोते मुंह बनाया और बोली, आपका बेटा एकदम नींबू है, नींबू। इतना खट्टा तो नींबू भी नहीं होता सासू माँ, जितना आपका बेटा खट्टा है। सासू माँ, मुझे नहीं चाहिए आपका बेटा, आप अपने पास वापस रख लो। कितने कितने बुरे हैं वो। उन्होंने मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी, मेरी इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ तोड़ दी, और वो भी करवा चौथ के व्रत वाले दिन। मुझे नहीं बात करनी आपके बेटे से, मुझे अपने घर जाना है। ये बोलते हुए वो सुबक रही थी। उसे रोते हुए देख पहले तो सृष्टि को बुरा लग रहा था, लेकिन अब अचानक से उसकी हंसी छूट गई। उसे हंसते हुए देख पंखुड़ी ने और भी ज़्यादा मुंह बनाया और बोली, अब आप भी बिल्कुल अपने बेटे पर गई हैं सासू माँ। चाहिए मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं वापस अपना मम्मा के पास चली जाऊँगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। सृष्टि ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन किसी तरह उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और पंखुड़ी का चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, ऐसे ऐसे रोती नहीं है बेटा। आज तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है ना, तो व्रत रख कर पत्नियां रोती नहीं हैं। ये सब पति के लिए अच्छा नहीं होता। पंखुड़ी रोते हुए बोली, लेकिन मेरा तो पति ही अच्छा नहीं है और मैं रो नहीं रही हूँ सासू माँ, मुझे रोना आ रहा है। ये बोलते हुए वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। पंखुड़ी को रोते हुए देखकर सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि उसने कभी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा क्यूट चीज़ देखी है क्या। अब उसने अपनी उंगलियों से उसके आंसू साफ किए और बोली, अच्छा एक गहरी सांस लो और मुझे बताओ कि क्या सच में प्रांस अच्छा नहीं है? तुम उसे छोड़ना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुम दोनों का डिवोर्स। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी शिकायती लहजे में बोली, आप तो अपने बेटे से भी ज़्यादा बुरी हैं सासू माँ। वो तो मुझे डांटते हैं, मुझ पर गुस्सा करते हैं, लेकिन आप तो मुझे अपने घर से निकाल रही हैं। मुझे नहीं जाना कहीं पर, मुझे यहीं पर रहना है, मुझे इनके साथ ही रहना है। ये बोलते हुए उसने बड़ी अदा से अपना चेहरा हल्का सा घुमाया तो सृष्टि मुस्कुराई। बेशक से पंखुड़ी कहती नहीं थी, लेकिन फ्रांस के लिए उसका प्यार उसकी आंखों में नजर आता था। अब ये प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन पंखुड़ी के लिए फ्रांस में उसकी पूरी दुनिया बसती थी। वो पंखुड़ी के आंसू को एक बार फिर से साफ करते हुए बोली, अच्छा मैं तुम्हारा डिवोर्स नहीं करवाऊंगी। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलती हूँ और तुम्हारे सामने तुम्हारे पति को डांटूंगी। पंखुड़ी गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने मेरे पति को डांटा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी सासू माँ। आप मेरे पति को नहीं डांट सकती, वो जैसे भी हैं लेकिन मेरे पति हैं। आप उन्हें मेरे सामने डांटेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे फिर से रोना आएगा। क्या आप चाहती हैं मैं फिर से रोऊं? सृष्टि अब हार मानते हुए बोली, अच्छा अब तुम ही बताओ तो फिर मैं क्या करूं? उसे डांटूं नहीं? तुम उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो बताओ तुम करना क्या चाहती हो? पंखुड़ी कुछ सोचते हुए बोली, मैं अपने रूम में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई है सासू माँ। पंखुड़ी की बात सुनकर सृष्टि डर गई कि अब पता नहीं पंखुड़ी ने क्या गलती कर दी। वो जल्दी से बोली, कैसी कैसी गलती पंखुड़ी बेटा? पंखुड़ी अपनी उंगलियां आपस में उलझाते हुए बोली, वो उन्होंने मेरी चूड़ियां उतारने की कोशिश की तो मेरी चूड़ियां टूट गई, और चूड़ियां टूटते हुए देख मुझे गुस्सा आया और मैंने उन्हें मार दिया। सृष्टि ने जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिया। उसे लगा कहीं एक जोरदार चटाक पंखुड़ी ने फ्रांस के गाल पर जड़ दी होगी।
उसके एक्सप्रेशंस देखकर पंखुड़ी जल्दी से अपना सरनामे हिलाकर बोली, ज़्यादा जोर से नहीं मारा सासू माँ, फिक्र मत कीजिए, मैं आपके बेटे को पीटूंगी नहीं। पर क्या हुआ, मैंने ना उन्हें बोला कि मैं चूड़ियाँ नहीं उतारूंगी, लेकिन जब उन्होंने चूड़ियाँ उतारी तो चूड़ियाँ टूट गई और फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने मुक्का उनके सीने पर मार दिया। अब मुझे डर लग रहा है सासू माँ, उनके सामने वापस जाने पर भी। अब मैं क्या करूँ? सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया। यहाँ वो प्रांस को समझाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पंखुड़ी अपने हाथ में 1 किलो घी लेकर आग में डालकर आ रही थी। वो अब खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो करे तो करे क्या। वो कुछ सोचते हुए बोली, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो, थोड़ी देर वहाँ पर आराम कर लो। वैसे भी अब सुबह हो चुकी है तो ज़्यादा देर तो नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन थोड़ी देर तो आराम करना पड़ेगा ना पंखुड़ी बेटा, वरना तुम दिन में थक जाओगी और व्रत रख कर सोते नहीं है। तुम आओ मेरे साथ। पंखुड़ी जल्दी से बोली, लेकिन उन्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा ना सासू माँ, और अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कल वो इसलिए मेरे से गुस्सा हुए ना क्योंकि मैं उनकी इजाज़त के बिना अपने मायके चली गई, तो अब मैं उन्हें और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। उसकी बात पर सृष्टि अब हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। पंखुड़ी जितनी मासूम थी उतनी समझदार भी। पंखुड़ी कुछ सोचते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए सासू माँ, अगर वो मुझ पर गुस्सा करेंगे तो मैं उनका गुस्सा बर्दाश्त कर लूँगी। कल को प्यार भी तो वो मुझे करेंगे ना। ये बोलते हुए उसकी क्यूटनेस ने एक बार फिर से सृष्टि का दिल जीत लिया था। सृष्टि बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। पंखुड़ी बड़े प्यार से बोली, मैं एक काम करती हूँ, अपने रूम में वापस जाती हूँ। मैं चुपचाप जाकर वहाँ पर बैठ जाऊँगी, उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अपने हाथों पर कुछ बांध लूँगी जिसकी वजह से चूड़ियों की खनक ना आए, पर आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं उन्हें और गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। पंखुड़ी की बात सुनकर सृष्टि मुस्कुराई और उसका चेहरा एक बार फिर से अपने हाथों में थाम कर उसका माथा चूम लिया। पंखुड़ी अब हल्का हल्का मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सृष्टि वहाँ से अपने रूम में चली गई। उसे क्या ही पता था कि प्रांस ने तो अंदर से दरवाज़ा ही बंद कर लिया है। प्रांस अभी भी सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर ऑक्शन वेब सीरीज देख रहा था और दूसरी तरफ पंखुड़ी अब दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा खुला ही नहीं। वो समझ चुकी थी कि दरवाज़ा लॉक है। उसने पलटकर सृष्टि की तरफ देखा जो अब अपने रूम में जा चुकी थी। अब उसके पास ये ऑप्शन भी नहीं था कि वो सृष्टि के पास वापस चली जाए और जाकर उसके रूम में रेस्ट कर ले। उसने रूम का दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया, जैसे वो दरवाज़ा कोई बम हो और वो बस उसे छूकर देख रही हो। वहीं उस हल्की सी आहट से ही प्रांस की नज़रें दरवाजे की तरफ घूम गई। पंखुड़ी धीमे से बोली, सुनिए। उसका सुनिए सुनकर प्रांस के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, सुनिए, दरवाज़ा खोलिए ना, मैं बाहर खड़ी हूँ। उसकी बात सुनकर प्रांस ने दरवाज़ा तो कहाँ खोलना था, सामने एलईडी स्क्रीन की तरफ देखते हुए रिमोट के बटन प्रेस करते हुए आवाज़ को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया। वो आवाज़ जब पंखुड़ी के कानों में सुनाई दी तो पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मेरी चूड़ियों की आवाज़ इनको चुभ रही थी और अब ये इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में टीवी देख रहे हैं तो इनके कान में दर्द नहीं हो रहा है। उसने एक बार फिर से दरवाज़ा नॉक किया और बोली, सुनिए प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी बात सुनकर अब प्रांस की नज़रें दरवाजे पर थोड़ी और ज़्यादा गहरी हो गई। प्रांस ने अपना चेहरा एलईडी की तरफ ही टिकाए रखा। बार बार दरवाज़ा बज रहा था लेकिन प्रांस दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। तकरीबन 15-20 मिनट यूं ही चलता रहा। पंखुड़ी ज़्यादा ज़ोर से भी दरवाज़ा नहीं बजा रही थी ताकि बाकी सब लोगों का ध्यान इधर ना आए। वो बाकी सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से वो दरवाज़ा खटखटा रही थी अंदर प्रांस को उसकी आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से ना ही उठा और ना ही उसने टीवी की आवाज़ धीमी की। तकरीबन 1 घंटे बाद प्रांस अपनी जगह से उठा। जब उसे बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि सब कुछ एकदम शांत हो चुका है, उसे लगा शायद पंखुड़ी वहाँ से जा चुकी है। उसके चेहरे पर अब थोड़ा गुस्सा झलक रहा था, ये सोचकर कि उसे मनाने की बजाय पंखुड़ी सच में वहाँ से चली गई। अब ये बात भी भला प्रांस राणा कैसे ही बर्दाश्त कर सकता था। गुस्से से अपना मुंह बनाते हुए वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो अगले ही पल हैरान रह गया, क्योंकि नीचे ज़मीन पर पंखुड़ी दरवाजे से लगकर बैठी थी और जैसे ही दरवाज़ा खुला वो अंदर की तरफ लुढ़क गई। प्रांस ने उसे गहरी नज़रों से देखा और फिर अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई
दूर दूर तक उसे कोई नज़र नहीं आया। पंखुड़ी को देखते हुए उसे और थोड़ा अजीब लगा। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था और गालों पर आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक पल के लिए प्रांश उसे इग्नोर कर बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो रुका और अगले ही पल वो नीचे की तरफ झुका। उसने पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाया तो नींद में ही पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, आप बहुत खट्टे हैं, सुनिए, बहुत बहुत ज़्यादा खट्टे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको मुंह बनाना आता है ना बंदर की तरह, तो मैं भी अब आपको नाराज़ होकर दिखाऊंगी। देखना मैं कैसे आपको अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाऊंगी। उसकी बात सुनकर प्रांश उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने पंखुड़ी को बिस्तर पर लिटाया और फिर उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे उंगलियों पर नचाने की ख्वाहिश है ना तुम्हारी? डोंट वरी, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं अच्छे से पूरी करूँगा। ये बोलकर वो उसे डेविल नज़रों से देखते हुए पीछे की तरफ हट गया। उसका जिम जाने का वक्त हो गया था। वो बाथरूम गया, अपने कपड़े चेंज किए और फिर सीधा रूम से बाहर निकल कर जिम में चला गया। उसके जाने के बाद भी पंखुड़ी गहरी नींद में बिस्तर पर सोई रही। कुछ तो प्रांश की वजह से उसकी नींदें वैसे ही हराम हो चुकी थी और कुछ आज वो 3 बजे की उठी हुई थी तो उसे अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। कब सोते सोते 9 बज गए उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही 9 बजे उसकी आंख खुली, वो तुरंत हड़बड़ा कर अपनी जगह पर बैठी। उठने की वजह से उसकी चूड़ियाँ जोर से खनक उठी, लेकिन अगले ही पल उसने उन पर अपना हाथ रख दिया था कि वो दोबारा खन खन ना करे। उसकी नज़रें अब इधर उधर घूम रही थी। वो प्रांश को ढूंढ रही थी जो उसे रूम में तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपना दुपट्टा चूड़ियों पर बांधा और फिर बिस्तर से उठकर उसने वॉशरूम और बालकनी दोनों जगह चेक किया। फिर खुद से ही बोली, मैं तो बाहर दरवाजे से लग कर बैठी थी, शायद वही बैठे बैठे मुझे नींद आ गई होगी और ये मुझे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेकर आए होंगे। ये बोलते हुए वो मुस्कुराने लगी। ये सोचना ही कि प्रांश ने उसे अपनी गोद में उठाया होगा उसके दिल में एक अलग ही गुदगुदी सी कर रहा था। उसके चेहरे की रौनक देखने लायक थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा मायूस हो गया। वो जल्दी से बोली, लेकिन ये तो ऑफिस चले गए, पता नहीं अब रात को आएंगे या नहीं। इनका गुस्सा कैसे शांत करूं? गुस्से में ज्वालामुखी बनकर घूम रहे होंगे। अगर ऑफिस जाऊंगी तो और ज़्यादा गुस्सा करेंगे, लेकिन अब मैं इनको मनाऊं तो मनाऊं कैसे? ये बोलते हुए वो सोच रही थी कि वो प्रांश को कैसे मनाए, लेकिन जो तरीका उसके दिमाग में आता उसे अच्छे से सोचने के बाद वो एकदम से डर जाती। प्रांश से पंगा लेकर वो उसे और ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिलाना चाहती थी। अपना पहला करवा चौथ वो यूं ही नहीं जाने देना चाहती थी, पर उसके छोटे से दिमाग में कहाँ कोई आइडिया आने वाला था। इसलिए वो सृष्टि के बारे में सोचने लगी। अब बेटा सृष्टि का था तो उसे मनाने के तरीके भी उसे सृष्टि ही बताने वाली थी। वो जल्दी से बोली, आ रही हूँ मैं आपके पास सासू माँ। अब उस नींबू को खट्टे से मीठा कैसे करना है ये मुझे आप ही बता सकती हैं। ये बोलकर वो वॉशरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 11 बजे प्रांश अपने ऑफिस में था और अपनी चेयर पर बैठा था। तभी उसकी असिस्टेंट केविन हल्का सा नॉक करके अंदर आई। उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें एक कप रखा हुआ था। एक्चुअली प्रांश जब भी ऑफिस आता था तब तकरीबन 11 बजे के आसपास ब्लैक कॉफ़ी पीता था और उसकी असिस्टेंट वही ब्लैक कॉफ़ी लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही उसने वो ब्लैक कॉफ़ी टेबल पर रखी, प्रांश ने गहरी नज़रों से उसे देखा और बोला, नहीं चाहिए, वापस ले जाओ इसे। वो असिस्टेंट मीनाक्षी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन ये तो आप रोज़ पीते हैं ना सर, मेरा मतलब है। प्रांश गुस्से से बोला, तुम्हारा मतलब जानने के लिए प्रांश राणा यहाँ नहीं बैठा है, उठाओ इसे और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसकी बात पर मीनाक्षी ने जल्दी से उस ट्रे को उठाया और उसे लेकर तुरंत वहाँ से चली गई। मीनाक्षी जैसे ही वो ब्लैक कॉफ़ी लेकर बाहर आई, रिसेप्शन पर खड़ी निशा ने उसकी तरफ देखा और हैरानी से बोली, क्या बात है, आज सर ने ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी? ब्लैक कॉफ़ी की तो आदत है ना उन्हें, इस वक्त पीते ही पीते हैं। मीनाक्षी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन नहीं पी रहे हैं तो क्या ज़बरदस्ती पिला दूँ? निशा हंसी और बोली, तेरे अंदर ये प्रांश राणा वाला भूत क्यों आ रहा है? तू क्यों भड़क रही है? कुछ कहा क्या सर ने? मीनाक्षी गुस्से से बोली, मैं तो बस उन्हें ब्लैक कॉफ़ी देने गई थी और उन्होंने मना किया, तो बस मैंने इतना पूछा कि वो रोज़ पीते हैं तो आज क्यों नहीं पियेंगे। इतने में उन्होंने मुझे दफ़ा होने के लिए कह दिया। उसकी बात पर निशा हंसने लगी और उसे हंसते हुए देखकर मीनाक्षी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। निशा तुरंत बोली,
मुझे लगता है आज सर ने अपनी बीबी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अरे नई नई शादी हुई है तो शौक शौक में रख लिया होगा। अब भूख लग रही होगी तो गुस्सा आ रहा होगा। पर इतना क्या मुंह बना रही हो, वैसे भी ये गुस्सा तो हम रोज ही बर्दाश्त करते हैं। निशा की बात सुनते हुए मीनाक्षी अभी भी मुंह बना रही थी और सोच रही थी क्या सर इतने रोमांटिक हैं, अपनी बीबी के लिए इन्होंने व्रत रखा है। कितनी खुशनसीब होगी प्रांस राणा की बीबी, जिसके लिए प्रांस राणा ने खुद करवा चौथ का व्रत रखा है, जो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। ये सोचते हुए वो फिर से मुंह बनाने लगी। ये तो मैं भी सोच रही हूँ, क्या सृष्टि के प्रांशु बेबी ने अपनी बीबी पंखुड़ी के लिए व्रत रखा है प्रलय की तरह। लेकिन प्रलय के जैसा प्यार तो इसका नहीं है, तो फिर इसने अपनी बीबी के लिए व्रत क्यों रखा। क्या आपके दिमाग में भी ये बात चल रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कल के पार्ट में आपको इस बात का जवाब ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो। उम्मीद करती हूँ कहानी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।